हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी है, तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो वॉलेटाइल मेमोरी है? तो इसका आंसर है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि पावर ऑफ करने के बाद इसमें से जो डेटा होता है वो मिट जाता है, सेव नहीं रहता है। तो रैम एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि ये सीपीयू के द्वारा सीधे इसका एक्सेस किया जा सकता है और ये मदरबोर्ड में लगी रहती है, एक हार्डवेयर डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस देने का काम करती है। तो इसमें कंप्यूटर के एक्टिव स्टेज यानी ऑन रहने के दौरान ज़रूरत की जो सारी इनपुट या आउटपुट डेटा या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं सब इसमें सबसे पहले रैम में जाके लोड होते हैं। फिर वहाँ से सीपीयू के पास उसका एक्सेस होता है, सीपीयू वहाँ से उन डेटा को लेके उसको प्रोसेस करता है। तो इसमें डेटा केवल इतनी ही देर तक सेव रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है या कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही पावर ऑफ कर देते हैं तो इसके बाद इसका जो भी डेटा होता है इसमें वो सारा गायब हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। इसलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो रैंडमली किसी भी लोकेशन में स्टोर होता है और उसको रैंडमली उसको एक्सेस भी किया जा सकता है, यानी कि उसको रैंडमली कहीं से भी कोई भी डेटा उसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मेथड होते हैं बहुत सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि सीक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस, एसोसिएटिव एक्सेस। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन रैम और रोम इन मेमोरीज़ में रैंडम एक्सेस मेथड यूज में लिया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो रैम में रीड या राइट का जो काम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव इनकी तुलना में काफ़ी फास्ट होता है, यानी कि ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इनकी तुलना में रैम में एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है। और जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, यानी कि सीपीयू की परफॉर्मेंस, वो मुख्य रूप से रैम की साइज और उसकी स्टोरेज क्षमता पर निर्भर करती है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में पर्याप्त रैम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर धीमी गति से परफॉर्म करता है। इसलिए आपने ज़्यादातर सुना होगा कि अगर आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आपको एक अच्छी रैम वाली मोबाइल या लैपटॉप लेना चाहिए। यानी कि कंप्यूटर में जितना ज़्यादा रैम होगा, मतलब जितनी अधिक स्टोरेज होगी रैम की, कंप्यूटर उतनी ही तेज़ी से परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो भी फाइल हम इनपुट में देते हैं या जिस भी फाइल पर हम उसको प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है सीपीयू के पास, तो सबसे पहले वो जो डेटा है वो रैम में जाके लोड होता है। तो रैम की स्टोरेज क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डेटा उसमें लोड होगा और एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो स्पीड है एक्सेस करने की वो फास्ट हो जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं चित्र में कि रैम जो होती है बेसिकली मदरबोर्ड में लगी रहती है और सीपीयू एक चिप होता है जो भी मदरबोर्ड में लगा रहता है और रैम से वो डेटा को एक्सेस करता है सीपीयू और वो एक्सेस किया जाता है डेटा बस और एड्रेस बस, यानी सिस्टम बसेज होती हैं उनके द्वारा उस डेटा को एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो जब हम कीबोर्ड या अन्य इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट करते हैं या हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा डेटा सेव रहता है तो वहाँ से हम कोई इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में जाके लोड होता है, यानी कि रैम में जाता है वो डेटा। फिर बाद में सिस्टम बसेस के द्वारा सीपीयू प्रोसेस के लिए ही रैम से वो एक्सेस कर लेता है उस डेटा को। तो रैम की जो क्षमता है, स्टोरेज क्षमता, अब 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB ये सब थी, लेकिन आज के टाइम में इसकी क्षमता GB में है, यानी कि जैसे 4 GB, 16 GB तक की भी रैम आती है। तो अब इसकी स्टोरेज क्षमता GB में है। टाइप्स ऑफ रैम की मेमोरी, टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी। तो रैम भी
कंप्यूटर में उपयोग होने वाले रैम के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप की होती है। एक होता है एस रैम और यानी कि स्टैटिक रैम जिसमें डेटा एकदम स्थिर रहता है, और दूसरा होता है डी रैम यानी डायनेमिक रैम जिसमें डेटा जो है वो बदलते रहता है। एस रैम का यूज हम कैशे मेमोरी के रूप में करते हैं, जबकि डी रैम जो होता है वो हमारी जो नॉर्मल रैम होती है वो एक तरीके से डी रैम होती है हमारी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैम ऐसी रैम होती है जो बहुत कम रिफ़्रेश होती है, और कम रिफ़्रेश होने के कारण ही यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती है। तो इसे डायनेमिक रैम की तरह बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। तो हमें पता ही है कैशे मेमोरी जो नॉर्मल रैम होती है उससे ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि वो एस रैम होती है, और स्टैटिक रैम काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कैशे मेमोरी के रूप में किया जाता है, और इसकी स्टोरेज क्षमता है वो डी रैम के मुकाबले कम होती है, और ये महंगी भी होती है डी रैम के मुकाबले। तो एस रैम जो चिप होती है इसका एक्सेस टाइम होता है 10 नैनोसेकंड जितना, जबकि डी रैम में एक्सेस टाइम आमतौर पर 50 नैनोसेकंड से ऊपर रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एस रैम होती है वो काफ़ी फास्ट होती है डी रैम से। लेकिन इसमें एक कमी ये है कि ये डी रैम की तुलना में बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, क्योंकि इसमें डी रैम की तुलना में बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, और ये साथ ही कम स्टोरेज देती है, और ये डी रैम से काफ़ी महंगी भी होती है। तो बस यही इसकी कमी है। दूसरा है डायनेमिक रैम यानी डी रैम, जिसको संक्षिप्त में डी रैम बोला जाता है। ये रैम में सबसे साधारण डी रैम होता है, इसको रैम के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसको जल्दी रिफ़्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी रिफ़्रेश का मतलब यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हज़ारों बार रिफ़्रेश होती है, और प्रत्येक बार रिफ़्रेश होने के कारण यह पहले के डेटा को मिटा करके उसको वापस लेके आती है। तो इसके जल्दी जल्दी रिफ़्रेश होने के कारण जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है। तो ये एस रैम की तुलना में धीमी होती है, ये आकार में छोटी भी होती है एस रैम की तुलना में, और ये कम महंगी होती है यानी सस्ती होती है। और ये डी रैम में जो डेटा स्टोर होता है उसकी लाइफ कम होती है, और ये बेसिकली ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के कंप्यूटर में उपलब्ध रैम की साइज कितनी है? तो आजकल जीबी में आती है रैम, तो इसका आंसर हो जाएगा जीबी में। वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ़्रेश किया जाता है? तो हमने पढ़ा अभी, ये होती है डी रैम, डायनेमिक रैम। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? यानी अस्थायी यानी जिसमें डेटा जो होता है पावर ऑफ होने के बाद मिट जाता है, स्थायी नहीं होता, परमानेंटली सेव नहीं रहता डेटा, तो वो होती है रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक मेन मेमोरी है यानी मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर की। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई यूज़र इनपुट देता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाके लोड होता है? तो सबसे पहले वो रैम में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी रैम का लाभ क्या है? क्योंकि ये एस रैम से सस्ती होती है, यही इसका एक लाभ है। एस रैम डी रैम से तेज़ होती है क्योंकि एस रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है बार बार, इसलिए ये डी रैम से तेज़ होती है। ईडीओ रैम शब्द में यानी ईडो रैम शब्द में ईडो का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डेटा आउट। तो इसके बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा था रैम जो होती है दो टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। तो इनमें से जो डी रैम है उसमें उसकी कई सारी टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं, कई भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले एफपीएम टेक्नोलॉजी आई थी इसके अंदर, उसके बाद ईडीओ, फिर एसडी रैम। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के आधार पर इनके वर्जन्स हैं डी रैम के। तो ईडीओ भी एक वर्जन है, ईडीओ भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो डी रैम में संचार के लिए यूज की गई थी।
FPM के बाद आई थी ये। FPM यानी फास्ट पेज मोड, तो इसके बाद आई थी EDO। इसके बारे में देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड डेटा आउट। तो ये फास्ट पेज मोड मेमोरी का ही एक एडवांस रूप है, एक संशोधित रूप है, जिसमें अतिरिक्त सुविधा के साथ साथ क्या होता है कि जो पिछले चक्र के डेटा आउटपुट को सक्रिय रखते हुए एक नया एक्सेस शुरू किया जा सकता है। यानी जो पिछला जो साइकिल है डेटा की, वो एक्टिव होते हुए भी उस नेक्स्ट साइकिल को उसमें शुरू किया जा सकता है। तो इस एक तरीके से पाइपलाइनिंग की तरह काम करती है, और इससे क्या होता है, कुछ हद तक बेहतर परफॉर्मेंस की अनुमति मिलती है। तो ये इसकी जो स्पीड है FPM की तुलना में 30% ज़्यादा है, यानी 30% ज़्यादा तेज़ है। और इसका जो आविष्कार है वो 1990 के दशक में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। एक्सटेंडेड डेटा आउट को हाइपर पेज मोड इनेबल्ड DRAM के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो EDO को अब SDRAM यानी सिंक्रोनस DRAM और अन्य मेमोरी तकनीकों से बदल दिया गया। तो हम देख सकते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी हैं जो इनमें कुछ सुधार होते गए और उनके स्थान पे उनको बदलते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAM का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेस मेथड्स। तो कंप्यूटर में मेमोरी को एक्सेस करने की कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी मेमोरी के डेटा को क्रमानुसार यानी सीक्वेंशियली एक के बाद एक करके पढ़ा जाता है तो उसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं, यानी क्रमानुसार मेमोरी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप, जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक टेप है जो हमारे बहुत पुराने टाइम में ये हुआ करती थी, इसमें सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, कैसेट होती थी। तो उसमें ये था कि अगर हमें लास्ट वाले सॉन्ग को अगर सुनना है तो हमें शुरू से स्टार्ट करना होता था, हम सीधे ही लास्ट वाले सॉन्ग पे नहीं जा सकते थे। यानी सीक्वेंस यानी एक के बाद एक हम करके सारे सॉन्ग सुनते थे, फिर उसके बाद जो लास्ट आता था उस पे हम जाते थे। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। तो इस प्रकार के मेमोरी के डेटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी से डेटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है और इस कारण इसका उपयोग कई ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती हो, जैसे कि बिजली का बिल बनाना या पेरोल बनाना, इन सब में इसका यूज किया जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। तो याद रखना है मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। दूसरा एक्सेस आता है रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस विधि में क्या होता है कि मेमोरी के किसी भी स्थान से डेटा को यादृच्छिक रूप से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि उसकी कोई लोकेशन नहीं होती है, कोई फिजिकल लोकेशन से संबंधित नहीं होता है। कोई भी लोकेशन हो, हम वहाँ से डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि रैम, रोम, यानी ये जो मेमोरी हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम, वो रैंडम एक्सेस मेथड यूज में लेती हैं। तीसरा आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और रैंडम एक्सेस मेथड का। यानी कि इसमें हमने देखा होगा जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसमें मेमोरी कोई भी फाइल होता है उसकी एक लोकेशन होती है, एक फिजिकल लोकेशन होती है। तो उस फाइल तक पहुंचने के लिए हमें उस लोकेशन के हिसाब से उसको एक्सेस करना पड़ता है। हम सीधे ही उस फाइल पे नहीं पहुंच सकते, पर्टिकुलर फोल्डर में होती है, फिर उसके अंदर कोई और फोल्डर। तो एक लोकेशन की सीक्वेंस के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो एक तरीके से सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, लेकिन फाइल के अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया रैंडम एक्सेस। तो यानी कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका उदाहरण है जैसे मैग्नेटिक हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे मेमोरी डिवाइस जो सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं, ये सारी जो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज में लेती हैं। उसके बाद आ गया एसोसिएटिव एक्सेस मेथड। तो ये भी एक विशेष प्रकार का रैंडम एक्सेस मेथड है जिसमें किसी शब्द के भीतर बिट के लोकेशन की तुलना करके उनको
उनको मैच किया जाता है, यानी कि शब्द के हिस्से के आधार पर, शब्द के बिट्स के आधार पर उनको मतलब मैच किया जाता है, उनके लोकेशन के बजाय उनके शब्द के हिस्से में के आधार पर उनको मैच किया जाता है और उनको प्राप्त किया जाता है। तो इसकी उदाहरण है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैशे मेमोरी के बारे में सही नहीं है? तो यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, ये एकदम सही है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, ये भी एकदम सही है। यह रैम से कम स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी है, ये भी एकदम सही है। यह एक क्रमानुसार मेमोरी है, क्रमानुसार मतलब सीक्वेंशियल मेमोरी है, तो ये गलत है। तो इसमें एसोसिएटिव एक्सेस होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस का सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है मैग्नेटिक टेप। तो इसमें इस तरीके से इसकी डेटा फ्लो होता है कि सबसे पहले जो भी डेटा होता है हमारी मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है, फिर वहाँ से जो कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी भी 3 टाइप से होती है, L1, L2 और L3। तो L1 जो होती है वो हमारे CPU के अंदर ही बिल्ट रहती है, तो वहाँ से फिर वो L3 में जाता है रैम से, फिर L3 से L2 में जाता है बसेस की, सिस्टम बसेस की हेल्प से डेटा, फिर L2 से हमारे L1 में जाता है और L1 हमारी CPU के अंदर ही रहता है, इसलिए इसमें सिस्टम बसेस की ज़रूरत नहीं होती है। और वहाँ से फिर वो CPU की जो लोकल स्टोरेज होती है रजिस्टर, वहाँ से जाता है और फिर वो उसको CPU प्रोसेस कर देता है। तो ये देख सकते हैं हम CPU के अंदर का स्ट्रक्चर कि CPU के अंदर एक कैशे मेमोरी है L1 और फिर L1 से डेटा जाता है रजिस्टर्स के अंदर और फिर रजिस्टर से जो डेटा है वो प्रोसेस होने के लिए कंट्रोल यूनिट के द्वारा ALU के पास जाता रहता है और उसका आउटपुट रजिस्टर्स में आता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? यानी कि कम एक्सेस टाइम मतलब कि वो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, बहुत फास्ट होती है। तो इनमें से आ जाएगा आंसर कैशे मेमोरी। अगर यहाँ पे रजिस्टर होता तो इसका आंसर रजिस्टर हो जाता, क्योंकि रजिस्टर जो है कैशे मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये CPU की लोकल स्टोरेज होती है, तो ये CPU के सबसे ज़्यादा पास होती है, इसलिए अभी यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैशे मेमोरी। तो इसका एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनोसेकंड का होता है, जबकि जो रैम होती है मेन मेमोरी, इसका एक्सेस टाइम होता है 80 नैनोसेकंड। और कैशे मेमोरी बेसिकली SRAM ही होती है। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है डिस्क। ये जो डिस्क आती हैं ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, जिनका CPU के द्वारा सीधा एक्सेस नहीं होता। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको कंप्यूटर में प्रोग्राम और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से प्राप्त आउटपुट को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, चाहे पावर ऑफ हो जाए तब भी वो डेटा स्टोर ही रहता है। यह कंप्यूटर की स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा मिटता नहीं है। तो इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली सेव रखने के लिए होता है। तो कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर, डेटा, इन्फॉर्मेशन सब इसमें परमानेंटली इसी में स्टोर रहते हैं। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं इनमें डेटा फाइल के रूप में सेव रहते हैं, जिनकी कुछ लोकेशन होती है फिजिकल, कुछ नाम होता है। और कंप्यूटर अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको एक्सेस करता है या हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कमांड देकर उसको एक्सेस करवाते हैं। इसमें जो सारा डेटा है वो बाइनरी यानी 0-1 के रूप में सेव रहता है, जिनको बिट भी कहते हैं। और यह मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है और इसी बिट के कैलकुलेशन से हमें मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी का पता चलता है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितने बाइट्स की है, कितने बिट्स की है। तो यह प्राइमरी मेमोरी की तरह CPU के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं होती है।
तो सीपीयू जो सीपीयू है हमारा प्रोसेसर, वो सीधे डेटा को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता। तो जैसे प्राइमरी मेमोरी या रैम को करता है या रोम से लेता है डेटा सिस्टम बसेस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम इनपुट देते हैं सेकेंडरी डिवाइस के थ्रू, तो वहाँ से जो डेटा है सेकेंडरी मेमोरी का डेटा सबसे पहले रैम में जाके लोड होता है या प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। फिर वहाँ से जो सीपीयू है डेटा को पढ़ने या और अपडेट करने के लिए भेजा जाता है सीपीयू को। और ये भी जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं ये भी हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती हैं कुछ केबल्स के द्वारा। केबल्स की हेल्प से ये हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती हैं। ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी स्लो होती है क्योंकि ये सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं होती हैं, इसलिए स्लो होती हैं। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती हैं और इनकी जो क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, बेसिकली वो सेकेंडरी स्टोरेज ही होता है जिसमें डेटा जो है वो स्थायी रूप से सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंदर गीगाबाइट और टेराबाइट के रूप में डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसे बैकअप स्टोरेज या मास स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी, ऑप्टिकल ड्राइव्स आदि। तो ये सारे होते हैं हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस। तो यहाँ से डेटा फ्लो हम देख सकते हैं कि हमारी ये डिस्क मेमोरी है जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ से डेटा सबसे पहले हमारी रैम में लोड होता है जो कि हमारी मेन मेमोरी है। फिर वहाँ से ये जो हमारी रैम है ये हमारे मदरबोर्ड पे लगी रहती है और फिर यहाँ से रैम से जो डेटा है सिस्टम बसेस की हेल्प के द्वारा कैशे मेमोरी में जाता है जो कि सीपीयू के सबसे पास होती है। और कैशे मेमोरी से फिर डेटा सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, लोकल स्टोरेज, वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ से वो प्रोसेसिंग होती है उस डेटा की। निम्न में से कौन सा चुंबकीय उपकरण है? तो इनमें से आंसर है दोनों ए एंड बी, यानी हार्ड डिस्क और टेप, ये दोनों मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं ये दोनों। तो सेकेंडरी मेमोरी को भी हम दो तरीके से एक्सेस मेथड के हिसाब से हम बांट सकते हैं। एक तो वो जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें क्रमानुसार डेटा को एक्सेस किया जाता है, जैसे इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। और एक वो मेमोरी जिसमें डायरेक्ट एक्सेस होता है, यानी कि इसकी कुछ लोकेशन होती है, फिजिकल लोकेशन होती है, उसके बेसिस पे, यानी कि ये सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें कौन कौन से आती हैं? मैग्नेटिक डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चुंबकीय उपकरण का उदाहरण पूछा गया था, यानी मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो होती है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आ जाती हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो ये सारे मैग्नेटिक यानी चुंबकीय उपकरण का उदाहरण हैं। तो इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं डिटेल से। तो पहला है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम्स जो इससे भी पहले यूज में लिए जाते थे, या मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे मैग्नेटिक मेमोरी के प्रकार हैं जिनका उपयोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप डेटा स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कीमत भी काफ़ी कम होती है। ये हम देख सकते हैं, पहले हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, कैसेट्स होती थी, तो बस यही है मैग्नेटिक टेप जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है।
इसमें ये प्लास्टिक की पतली लंबी संकीर्ण पट्टी होती है, एक रिबन होता है जो मैग्नेटाइजेबल मटेरियल यानी कि आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से लेपित होता है। एक इसमें एक रिबन होता है लंबा पतला, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल उस पर चिपका हुआ होता है, चुंबकीय पदार्थ, जो एक प्रकार के कैसेट के अंदर लिपटी हुई होती है। ये हम देख सकते हैं चित्र में। रिबन की चौड़ाई 4 mm से 1 इंच तक होती है, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित करके इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किया गए डेटा को रिकॉर्ड बोला जाता है। दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसको इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। तो मैग्नेटिक टेप होता है, इसमें रिबन का केवल एक साइड ही डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक साइड में ही डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें डेटा को रीड राइट करना काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब यानी कि डेटा को रैंडमली या डायरेक्टली रीड या राइट नहीं कर सकते हम। यानी कि जैसे कि अगर कोई चुंबकीय टेप में 60 गाने स्टोर्ड हैं, यदि उसमें से हमें 20वें गाने को सुनना है तो हमें सबसे पहले 19 गाने सुनने पड़ेंगे। यानी कि इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है कि रैंडमली हम उसमें नहीं सुन सकते, तो सबसे पहले हमें 19 गाने सुनने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम 20वां गाना सुन सकते हैं। इसलिए इसकी जो स्पीड होती है रीड या राइट करने की बहुत स्लो होती है। तो मैग्नेटिक टेप बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB तक की होती है। इसमें डेटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है, और जब नया डेटा लिखते हैं तो पुराना डेटा स्वयं मिट जाता है। तो एक तरीके से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें स्टोर्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन पावर आपूर्ति बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है, बल्कि स्थायी तौर पर स्टोर रहता है। तो इसमें डेटा को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इसमें डेटा को बैकअप के रूप में रखने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क भी एक कैसेट टेप की तरह ही लगभग होती है, मतलब मैग्नेटिक टेप की तरह ही होती है लगभग। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही आयरन ऑक्साइड के साथ एक पतली प्लास्टिक बेस मटेरियल से कोटेड होते हैं, यानी कि चुंबकीय मटेरियल चिपका हुआ रहता है। यानी कि सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इनमें डेटा स्टोर हो जाता है। इसके अलावा दोनों ही इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकने में सक्षम होते हैं, और इसके साथ ही दोनों में आप स्टोर्ड डेटा को इरेज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत सस्ते होने के अलावा काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। लेकिन ऑडियो कैसेट जो होता है मैग्नेटिक टेप, अगर आपने इसका कभी यूज किया है तो आपको इसके एक सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में ज़रूर पता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑडियो कैसेट असल में एक सीक्वेंशियल डिवाइस होता है, जिसकी इसमें अपना एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कोई ऐसा सॉन्ग सुनना है जो कि कहीं बीच में मौजूद है, तो इसके लिए आपको फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड बटन्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है मैग्नेटिक टेप के अंदर। तो और अगर सपोज करो आपके पास बहुत सारे सॉन्ग या लंबी ऑडियो फाइल मौजूद है, तो आपको फॉरवर्ड या रिवाइंड करने में 1 या 2 मिनट तक लग सकता है, जिसकी वजह से सॉन्ग को टेप के मध्य में फाइंड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसा कि बताया कि फ्लॉपी डिस्क एक कैसेट टेप की तरह ही होता है,
लेकिन इसमें दोनों साइड पर मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि एक पतले प्लास्टिक कोट से कवर रहता है। हालांकि फ्लॉपी डिस्क में एक पतले लंबे रिबन के बजाय डिस्क के शेप का होता है, यानी कि गोल शेप का होता है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल लगा रहता है और इसमें दोनों साइड से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है मैग्नेटिक टेप से कि इसमें जो ट्रैक्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटिक रिंग्स में अरेंज होते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर बड़े ही इजी तरीके से इसमें हम फाइल 1 से सीधे ही फाइल 19 पर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉरवर्ड किए या रिवाइंड के। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो मैग्नेटिक टेप या कैसेट टेप के कंपैरिजन में बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर होती है, यानी कि मैग्नेटिक टेप का ये एडवांस वर्जन है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क को 1967 में एलन शुगर द्वारा IBM में बनाया गया था। IBM के द्वारा बनाया गया पहला हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस था ये, जिसे IBM के द्वारा हार्ड ड्राइव के विकल्प के रूप में बनाया गया था, क्योंकि उस समय हार्ड ड्राइव काफ़ी महंगे होते थे। तो IBM ने उसके विकल्प के रूप में फ्लॉपी डिस्क को बनाया था। तो ये बहुत ही पतली और लचीली होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्केट कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये मैग्नेटिक डिस्क होती है या जो सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट है। फ्लॉपी डिस्क मेलर नाम की प्लास्टिक की सीट की बनी होती है, ये गोल गोल जो आप देख सकते हैं, और इसके दोनों ओर मैग्नेटिक सामग्री यानी फेरिक ऑक्साइड और मैग्नेटिक ऑक्साइड के परत की एक पतली कोटिंग चिपकी होती है, जिसकी वजह से इसमें डेटा स्टोर होता है। दोनों तरफ इसमें डेटा स्टोर हो सकता है, जबकि मैग्नेटिक टेप में सिर्फ एक तरफ ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसके ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक से बंद रखा जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में, इसको जैकेट बोला जाता है, और इसमें मैग्नेटिक डिस्क के एक छोटे से भाग को इसमें खुला रखा जाता है। तो इन फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, जो कि हम देख सकते हैं, जिसमें इंसर्ट किया जाता है फ्लॉपी डिस्क को, फिर वहाँ से वो रीड या राइट कर सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर में इसका बहुत अधिक यूज होता था, लेकिन जब मार्केट में CD या DVDs इनके आ जाने के बाद से इसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें स्टोरेज क्षमता अधिक थी CD या DVDs में। तो फ्लॉपी डिस्क में सारा डेटा एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट में स्टोर होता है और वहीं से सारे डेटा को रीड किया जाता है, और फ्लॉपी डिस्क में स्टोर डेटा को केवल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की मदद से ही एक्सेस किया जा सकता है। ये ड्राइव कंप्यूटर हार्डवेयर का वो हिस्सा है जो फ्लॉपी डिस्क से डेटा को रीड करता है और फिर इसे कंप्यूटर पर शो कर देता है, बता देता है। तो इसकी जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है, इसमें कुछ इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रैक देखते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है, ये जो गोल गोल सी हम देखते हैं, ये ट्रैक्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डिस्क के क्षेत्र के कई गोलों में बांटा जाता है, इन्हें नंबर दिए जाते हैं, और ये गोले जो होते हैं ट्रैक कहलाते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो गोल गोल रिंग्स हैं ये ट्रैक कहलाती हैं। ये एकदम लॉजिकल है, कोई भौतिक स्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिकली इन पे डिसाइड किया गया है। तो सबसे भारी जो ट्रैक होता है, सबसे भारी जो रिंग है, इसका नंबर 0 होता है और फिर ये अंदर की ओर बढ़ता जाता है। यह ट्रैक सिर्फ लॉजिकल क्षेत्र होता है, कोई भौतिक क्षेत्र नहीं होता है। और यदि प्रति डिस्क के प्रति इंच पर ट्रैक की जो संख्या है वो डाटा के घनत्व को दर्शाती है, यानी कि जितना बड़ा TPI होगा यानी ट्रैक पर इंच होगा, उतना ही अधिक डेटा वो स्टोर कर पाएगी डिस्क। इसके बाद आता है सेक्टर्स। तो हर ट्रैक में सेक्टर होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। जो ट्रैक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं येलो कलर में, जो ट्रैक्स हैं वो येलो कलर के सेक्टर्स में बटे हुए हैं। तो हर जो ट्रैक्स होते हैं वो सेक्टर्स में बटे होते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। पहले सेक्टर को पहचानने के लिए इसमें एक इंडेक्स होल होता है, इंडेक्स छिद्र,
और सेक्टर को दो तरीके से नंबर दिए जाते हैं, सॉफ्ट सेक्टरिंग होती है और एक हार्ड सेक्टरिंग होती है। तो सॉफ्ट सेक्टरिंग में सॉफ्टवेयर द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं। सॉफ्ट सेक्टर डिस्क में केवल एक इंडेक्स होल होता है जो सेक्टर की संख्या रखता है। इन डिस्क को सॉफ्ट सेक्टर डिस्क कहते हैं और ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। हार्ड सेक्टरिंग डिस्क में प्रत्येक सेक्टर के लिए एक अलग होल होता है, एक अलग इंडेक्स होल होता है। फिर इसके बाद आ जाता है क्लस्टर, जो कि ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को हम बोलते हैं क्लस्टर। तो यह डिस्क की सबसे छोटी यूनिट है जिसे फाइल को दिया जा सकता है। इसमें एक या एक से अधिक वाले सेक्टर होते हैं। ये एक विशिष्ट फाइल हेतु सेक्टर्स का ग्रुप होता है तथा सेक्टर डिस्क के प्रकार पर निर्भर करते हैं। इसके बाद है फाइल एलोकेशन टेबल। तो यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रबंधित की जाती है जिसमें सभी उपलब्ध क्लस्टरों की जानकारी होती है। FAT में प्रत्येक क्लस्टर के स्थान और प्रयोग में है या नहीं, खराब है या नहीं, इनकी जानकारी होती है। तो FAT के बिना डिस्क प्रयोग नहीं की जा सकती है। कंप्यूटर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें फाइल के एड्रेस होते हैं। अब हम देखते हैं फ्लॉपी के अलग अलग हिस्से। जो हमारी फ्लॉपी होती है कुछ इस तरीके से दिखती है। ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है जिसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। तो इनकी क्या क्या इसका हिस्से होते हैं, स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चौकोर, एक प्लास्टिक का जैकेट होता है जो कि फ्लॉपी को वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए होता है। उसके बाद है हब रिंग। तो डिस्क के मध्य में जो छेद होता है जिससे डिस्क अंदर जाने पर मेटल का स्पिंडल रिंग पकड़े रखता है, उसे बोलते हैं हम हब रिंग। इसके बाद है इंडेक्स होल जो कि सेक्टर की संख्या रखता है। सॉफ्ट सेक्टर डिस्क में केवल एक इंडेक्स होल होता है, लेकिन हार्ड सेक्टर में ये प्रत्येक सेक्टर के लिए एक अलग से छिद्र होता है। उसके बाद है रीड राइट विंडो, जहाँ से इसमें हेड की सहायता से, रीड राइट हेड की सहायता से डेटा को रीड या राइट करने का काम होता है डिस्क पर। फिर है राइट प्रोटेक्ट नोच। तो राइट प्रोटेक्ट या राइट इनेबल नोच, ये बेसिकली यह जब यह टैब बंद हो तो स्टोर की गई जानकारी सुरक्षित होती है और कोई भी इसको हटा या बदल नहीं सकता है। स्ट्रेस रिलीफ नोच होता है एक, जब ड्राइव में डिस्क इंसर्ट की जाती है तो वे फ्लॉपी और डिस्क ड्राइव प्लेन के अलाइनमेंट हेतु अपने उपयुक्त भाग में फिक्स हो जाती है और अलाइनमेंट से संबंधित परेशानियों को कम करते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस रिलीफ नोच। अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करती है। तो फ्लॉपी डिस्क में रीड राइट हेड होते हैं। इन हेड का यूज़ डिस्क पर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रीड करने पर और राइट करने के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क पर दो रीड और राइट हेड होते हैं जो कि डिस्क के दोनों साइड पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड से डेटा को स्टोर रीड या राइट किया जा सकता है। तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो डबल साइडेड होता है, जबकि दोनों साइड में ही इंफॉर्मेशन को, जो कि दोनों साइड में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने में कैपेबल होता है। तो फ्लॉपी डिस्क का जो रीड राइट हेड है वो डिस्क के मैग्नेटिक पार्टिकल्स में कुछ बदलाव करके डेटा को डिस्क में स्टोर करने का काम करता है। तो इसके लिए एक स्टेपर मोटर होती है जो कि एक तरीके से हेड एक्चुएटर होती है, यानी कि ये रीड राइट हेड को डिस्क के राइट ट्रैक पर मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर एक स्पिंडल मोटर होती है जो कि जिसका मेन पर्पज होता है डिस्क को स्पिन करना, ताकि डिस्क में मौजूद डेटा को रीड या राइट किया जा सके, यानी वो डिस्क को गोल गोल घुमाती है स्पिंडल मोटर। एक स्पिंडल मोटर में एक क्लैंप होता है जो कि फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव में एंटर करते ही उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद डिस्क 300 या 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से स्पिन करना स्टार्ट कर देती है। फ्लॉपी डिस्क में एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि फ्लॉपी डिस्क के वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के डिफरेंट पार्ट्स को डेटा सिग्नल सेंड करता है। इसके अलावा एक सर्किट बोर्ड फ्लॉपी डिस्क के पार्ट्स और फ्लॉपी ड्राइव के बीच में एक इंटरफेस के तौर पर भी काम करता है। साथ ही साथ सर्किट बोर्ड कंप्यूटर को यह अलाउ करता है कि वह फ्लॉपी डिस्क के साथ इंटरैक्ट करके डिस्क में मौजूद इंफॉर्मेशन और डेटा को यूज कर सके।
इसके बाद होते हैं कुछ कनेक्टर्स एंड केबल्स। तो इनका यूज किया जाता है फ्लॉपी डिस्क को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है फ्लॉपी डिस्क को इन केबल्स की हेल्प से और कनेक्टर की हेल्प से, और पावर सप्लाई की जाती है फ्लॉपी डिस्क को। अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के प्रकार। तो मार्केट में अलग अलग साइज के फ्लॉपी डिस्क आए जो समय के साथ उपयोग न होने पर लुप्त भी हो गए, यानी कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो इसके हम प्रकार देखते हैं। 8 इंच फ्लॉपी डिस्क आई, फिर 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क, फिर ये 3.5 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क आई, और फिर आई जिप डिस्क। तो पहला देखते हैं 8 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो ये सबसे पहले आए थे 1970 में, जिसे केवल रीड किया जा सकता था। इनकी साइज 8 इंच की होती थी। तो हालांकि ये 8 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क के बाद के जो वर्जन में डेटा को रीड और राइट दोनों काम किया जा सकता था। इसके बाद आया 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क, जिसको मिनी फ्लॉपी भी बोलते हैं। और इस फ्लॉपी में मैग्नेटिक सरफेस के पतली बिनाइल जैकेट से ढकी जाती है। इसे कॉमन साइज के पीसीज के लिए बनाया गया था। सन 1987 से पहले इसे 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का प्रीडिसेसर भी कहा जाता था। तो इसकी स्टोरेज क्षमता सिंगल साइड या डबल साइड दोनों ही हो सकती है। ये 2 प्रकार की होती है। तो डबल साइडेड और डबल डेंसिटी, इसमें स्टोरेज क्षमता होती थी 360 KB की, और फिर डबल साइडेड हाई डेंसिटी, इसमें स्टोरेज क्षमता हो गई थी 1.2 MB की। इसके बाद आई 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो 3.5 इसकी जो साइज होती थी वो 3.5 इंच थी। ये साइज में बहुत छोटी होती है। इन्हें आसानी से एक रिजिड एनवेलप में एनकेस्ड भी किया जा सकता है। इसके छोटे साइज होने के बावजूद माइक्रोफ्लॉपीज़, इसको माइक्रोफ्लॉपी बोलते हैं, माइक्रोफ्लॉपीज़ की बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो शुरुआती डेटा स्टोरेज क्षमता 720 KB की थी, जो कि बाद में 1.44 MB की हो गई थी, जो कि इसका वर्जन आया था 3.5 इंच डबल साइडेड हाई डेंसिटी। तो फ्लॉपी डिस्क का जो ये 3.5 इंच DSD-HD वाला जो वर्जन था, ये स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि इसके बाद भी आए थे वेरी हाई डेंसिटी वाली फ्लॉपी स्टोरेज आई थी, जिसकी क्षमता थी 2.88 MB की थी, पर वो इतना ज़्यादा मार्केट में गेन नहीं कर पाई। तो 3.5 इंच फ्लॉपी जो गेन कर पाई ज़्यादा मार्केट में, जो जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था, वो 1.44 MB वाली जो थी, जिसकी क्षमता, उसको ही यूज किया जाता था। तो इनमें हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं। 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, इनके लिए अलग अलग ड्राइव्स की ज़रूरत होती थी डेटा को रीड राइट करने के लिए। तो उनकी भी हम इसमें देख सकते हैं चित्र। इसके बाद इसका चौथा प्रकार है फ्लॉपी का जिप डिस्क। तो जिप डिस्क कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये भी मैग्नेटिक डिस्क का ही एक टाइप है, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि पावर सप्लाई के बंद हो जाने के बाद भी जिप डिस्क में डेटा स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। इसको आयोमेगा कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था और ये फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन था। तो जिप डिस्क का आकार 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के समान ही होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता होती है, जिसको हम जिप डिस्क ड्राइव कहते हैं। और इसमें जिप डिस्क 100 MB से लेकर 750 MB क्षमता में उपलब्ध होते थे और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने, साझा करने और बैकअप करने के लिए उपयोग किए जाते थे, जो कि सामान्य फ्लॉपी डिस्क के साथ संभव नहीं था। तो इसका अगर हम इतिहास देखें पहले, तो इसको सन 1995 में आयोमेगा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता थी 100 MB की। फ्लॉपी डिस्क की कम स्टोरेज क्षमता होने के कारण जिप डिस्क का इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में होने लगा था। उस समय
डेटा स्टोर करने के लिए जिप डिस्क बहुत लोकप्रिय डिवाइस हो गई थी। तो जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1998 में 250 MB और 2002 में 750 MB तक हो गई थी। लेकिन 750 MB वाले जिप डिस्क डेटा को केवल रीड कर सकते थे, उसको राइट करने में सक्षम नहीं थे। तो जिप एक फ्लॉपी डिस्क की जैसी ही तकनीक थी, एक तरीके से फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन था। तो इसके हम प्रकार देख लेते हैं। तो अपनी स्टोरेज क्षमता के आधार पर ये 3 प्रकार की मार्केट में आई थी। तो पहला है 100 MB की जिप डिस्क, जिसमें डेटा को रीड या राइट करने के लिए 100 MB वाले जिप डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डेटा राइट करने की जो स्पीड होती थी वो 250 MB जिप डिस्क से अधिक होती है। फिर आता है 250 MB जिप डिस्क। 250 MB जिप डिस्क के इस्तेमाल से भी डेटा को रीड या राइट किया जा सकता है, लेकिन इसमें डेटा को राइट करने की स्पीड 100 MB डिस्क से कम होती है। फिर लास्ट में आई थी 750 MB की जिप डिस्क। इसका इस्तेमाल डेटा को केवल रीड करने के लिए किया जाता है, इसमें डेटा को राइट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से इसके बाद जब हार्ड डिस्क आ गए थे मार्केट में उच्च स्टोरेज क्षमता वाले, तो इसके साथ साथ जिप डिस्क का इस्तेमाल कम होने लगा और धीरे धीरे यह डिस्क बाजार से गायब हो गई। इसके बाद आया हार्ड डिस्क। तो ये भी मेमोरी डिस्क का ही एक प्रकार है। तो यह एक कठोर मैग्नेटिक डिस्क है। जिसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को स्थायी रूप से कंप्यूटर में स्टोर करता है, इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी नहीं भूलने वाली मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेव हुआ डेटा पावर ऑफ हो जाने के बाद भी नहीं मिटता है, यानी कि ज्यों की त्यों बना रहता है। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेराबाइट में होती है, और डेटा स्टोर करने की और पढ़ने यानी रीड और राइट करने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं और विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। इसमें डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा और पढ़ा जाता है, और यह एक ड्राइव यूनिट के भीतर स्थित होता है। इसके कुछ इंटरनल पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो पहला है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, चित्र में हम देख सकते हैं। तो प्लेटर क्या होता है, जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है बेसिकली गोलाकार डिस्क की एक श्रृंखला से बना होता है, जिसे प्लेटर कहा जाता है, प्लेटर्स बोलते हैं। बहुत सारी इसमें गोलाकार डिस्क होती हैं। ये हार्ड ड्राइव में पाए जाने वाले सर्कुलर नुमा डिस्क आमतौर पर एल्यूमिनियम, ग्लास या सिरेमिक सबस्ट्रेट का उपयोग करके बनाई जाती हैं, जिसके दोनों ओर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ की कोटिंग की जाती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। यह हमेशा एक स्पिंडल मोटर की सहायता से घूमती है, और यह एक फिजिकल पार्ट होती है जिस पर कुछ लॉजिकल सेक्टर्स में रीड राइट हेड के द्वारा डेटा रीड या राइट होता है। मैग्नेटिक कोटिंग को मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग करके ही इसमें रीड राइट हेड के द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जब भी डेटा को रीड या राइट करना होता है, ये डिस्क तेज़ी से घूमती है, और इनके घूमने की गति को रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में मापा जाता है। तो डिस्क जितनी तेज़ी से घूमती है, रीड राइट भी उतना ही फास्ट होता है, यानी कि 7200 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज होते हैं, ज़्यादा उनकी एक्सेसिंग स्पीड फास्ट होती है। इसके बाद आता है स्पिंडल मोटर। इसमें एक स्पिंडल मोटर होती है, यानी कि हार्ड ड्राइव में पाई जाने वाली एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जिसकी अधिकतम स्पीड 5400 या 7200 आरपीएम होती है। इसी पर प्लेटर लगे होते हैं, यानी वो मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं वो इसी पर ही लगे रहते हैं, जो वर्किंग के दौरान प्लेटर को रोटेट करवाने का काम करते हैं। इनकी स्पीड हमेशा एक समान नहीं होती, बल्कि इनकी गति हार्ड ड्राइव में लगे लॉजिक बोर्ड के द्वारा कंट्रोल होती रहती है।
फिर इसके बाद इसमें एक एक्चुएटर होता है, जो कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है हार्ड ड्राइव का जो एक्चुएटर आर्म को लगातार मूवमेंट करवाने का काम करता है। एक एक्चुएटर एक्सिस होती है, जो एक धुरी होती है जिसमें एक्चुएटर आर्म लगा होता है, और यह केवल एक्चुएटर आर्म को स्थिरता प्रदान करता है जिससे आर्म का किसी एक अक्ष पर ही मूवमेंट हो सके। एक्चुएटर आर्म क्या होता है? घड़ी की सुई के समान लंबा सा एक पार्ट होता है जिसे एक्चुएटर आर्म कहा जाता है, और इसी के एक सिरे पर रीड राइट हेड लगा होता है। तो इसका मुख्य काम होता है ज़रूरत के अनुसार हेड को लेफ़्ट या राइट मूवमेंट करवाना। तो स्पिंडल मोटर थी जो कि डिस्क को स्पिन करने के काम में आती है, जबकि जो एक्चुएटर होता है वो एक्चुएटर आर्म को मूवमेंट करवाता है। तो इससे रीड राइट हेड भी मूवमेंट होता है, और जो डिस्क मूवमेंट हो रही है स्पिंडल मोटर के द्वारा उस पर डेटा को रीड राइट किया जाता है। अब रीड राइट हेड क्या होता है? तो ये एक्चुएटर आर्म से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका मुख्य काम होता है प्लेटर यानी मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा को राइट करना और प्लेटर से डेटा को रीड करना। तो इसकी कनेक्टिविटी एक रिबन केबल के माध्यम से लॉजिक बोर्ड के साथ होती है जो इसको कंट्रोल करती है। तो इसी के द्वारा डिजिटल डेटा का लेन देन हार्ड डिस्क से किया जाता है। लॉजिक बोर्ड क्या होता है? ये हार्ड ड्राइव में लगा हुआ एक पीसीबी होता है जिसमें चिप कंपोनेंट ये सब लगे होते हैं। तो ये हार्ड ड्राइव में आने वाली और हार्ड ड्राइव से जाने वाली डेटा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसके अलावा ये पूरी हार्ड ड्राइव के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने और ज़रूरी सप्लाई भेजने का काम करते हैं। इसके बाद है हेड पार्किंग एरिया। यह हेड और एक्चुएटर आर्म की सुरक्षा के लिए दिया गया होता है ताकि मूवमेंट के समय हेड बाहर की ओर ना आए। तो यह प्लेटर की अंतिम एरिया होता है जहाँ पे हेड आकर रुकता है। उसके बाद है रिबन केबल। तो यह एक कनेक्टिविटी केबल होता है जिसके माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन होता है लॉजिक बोर्ड से हेड तक। उसके बाद है एक साटा पावर कनेक्टर होता है जो कि 15 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एसएमपीएस से आने वाली पावर कनेक्टर को जोड़ा जाता है ना, और मतलब हार्ड ड्राइव से उसको जोड़ा जाता है और इसमें पावर की सप्लाई होती है। और एक केबल होता है साटा केबल, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक होता है साटा पावर कनेक्टर और एक होता है साटा केबल। तो पावर कनेक्टर से तो एसएमपीएस से आने वाली पावर कनेक्टर को जोड़ा जाता है हार्ड ड्राइव से, जबकि साटा केबल जो होती है इससे मदरबोर्ड से आने वाली साटा केबल को जोड़ा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये 7 पिन की कनेक्टर होती है। अब देखते हैं कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कैसे होता है। तो हमारे लिए कोई भी डेटा चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो या ग्राफिक के फॉर्म में हो, परंतु एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए तो वह हमेशा एक बाइनरी नंबर होता है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रैवल की बात हो या प्रोसेसिंग की हो या स्टोरेज की हो, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा 0 या 1 के फॉर्म में ही रहता है। तो अब बात आती है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर डेटा कैसे स्टोर होता है। तो इसके लिए ये है कि जो हार्ड डिस्क होता है हमारा, ये जो गोल गोल सा मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसको जो एक फिजिकल पार्ट है उस पर भी डेटा 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसके लिए हार्ड डिस्क के जो प्लेटर है इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसमें मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट की सहायता से डेटा को सेव किया जाता है। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि प्लेटर की जो सरफेस होती है लॉजिकली कई हिस्सों में बटी होती है। इस पर 360 डिग्री सर्कल नुमा आकार में कई सारे पाथ बने होते हैं जिनको ट्रैक बोला जाता है। ये जो रिंग्स होती हैं ये सारी ट्रैक कहलाती हैं, और इसी ट्रैक पर जो है हमारा रीड राइट हेड मूव करता है डेटा को रीड या राइट करने के लिए। फिर ये सभी ट्रैक भी कई हिस्सों में बटे होते हैं जिसे सेक्टर बोला जाता है, और वास्तव में इसी सेक्टर पर मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट की मदद से डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। कई सारे सेक्टर के ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है, और इसकी जो साइज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क की साइज पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हार्ड डिस्क के टाइप देख लेते हैं। तो हार्ड डिस्क निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। तो पहला है इंटरनल हार्ड डिस्क।
जो कि कंप्यूटर में पहले से होती है, उपस्थित होती है। इस कारण इंटरनल डिस्क इसको बोला जाता है। इसका उपयोग अधिक किया जाता है। इन्हीं डिस्क में हम अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं और इनका उपयोग हमेशा एक ही कंप्यूटर में किया जाता है, एक ही कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है वो। लेकिन एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के बाहर USB की सहायता से पेन ड्राइव की तरह लगाया जाता है और इसे हम पेन ड्राइव की तरह उपयोग कर सकते हैं। इस हार्ड डिस्क का साइज पेन ड्राइव के साइज से कुछ बड़ा होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता और स्पीड पेन ड्राइव के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसे हमारे द्वारा कंप्यूटर पर लगाए रखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हम इसको हटा भी सकते हैं और इसका उपयोग लैपटॉप पर अधिक होता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क 1956 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है इसने बनाया था, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 5 MB की थी और वजन करीब 250 kg का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो द्वितीयक के लिए किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 3.5 इंच की फ्लॉपी के लिए जो स्टैंडर्ड है अभी वो है 1.4 MB। इंडेक्स होल संबंधित है, तो इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। तो फ्लॉपी डिस्क हम जानते हैं कि ट्रैक्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर इन ट्रैक्स को आगे जाके कई सेक्टर्स में बांटा जाता है और इन सेक्टर्स पर डेटा को रीड या राइट किया जाता है। तो इंडेक्स होल जो होता है, मतलब हर सेक्टर, पहले सेक्टर को पहचानने के लिए उसमें इंडेक्स होल होता है जो सेक्टर की संख्या रखता है, यानी कि सॉफ्ट सेक्टर डिस्क होती है जिसमें केवल एक ही इंडेक्स होल होता है, लेकिन हार्ड सेक्टर में प्रत्येक सेक्टर के लिए एक अलग होल होता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, एक 5.25 इंच की सॉफ्ट सेक्टर का एक डिस्क है जिसमें एक ही इंडेक्स होल है, जबकि एक 5.25 इंच की जो हार्ड सेक्टर डिस्क है इसमें हर सेक्टर के लिए अलग अलग होल है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें ट्रैक्स होते हैं, डिस्क को ट्रैक्स में बांटा जाता है, फिर ट्रैक्स को आगे सेक्टर्स में बांटा जाता है और ग्रुप ऑफ सेक्टर्स क्लस्टर कहलाते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।